बदलते समय के साथ एक नया अवसर आता है, इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देख रहे हैं अपने करंट अफेयर में, जिसका नाम है डुगेसिया पुनेसिस। दिख रहा जो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है डुगेसिया पुनेसिस, जो कि पुणे के फ्रेश वाटर लेक में पाया गया है। ऐसा नहीं कि यह एक नया जीव है, इसकी स्पीसीज काफ़ी पुरानी है, लेकिन यह जो पुनेसिया है, यह स्पीसीज नया देखा गया है पुणे के फ्रेश वाटर लेक में। आपको बता दें कि डुगेसिया पुनेसिस एक प्लेनेरियन स्पीसीज है जो डुगेसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका पहले भी डिस्क्रिप्शन पुणे इंडिया से किया गया था। यह जीनस डुगेसिया का हिस्सा है जो अपनी रिमार्केबल रीजनरेशन एबिलिटी के लिए फेमस है। आपको बता दें कि इसके स्ट्रक्चर यानी कि अगर मैं इसके संरचना की बात करूं, मॉर्फोलॉजी जिसे बायोलॉजिकल वर्ड कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में अगर आप इस जीव को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह एक लंबा चिपका और सॉफ्ट बॉडी है। इसका बॉडी चिपका हुआ है और ये सॉफ्ट है। वहीं अगर इसके फ्रंट को देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका हेड है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। वहीं ट्रायंगुलर शेप के साथ आपको 2 डॉट दिख रहा है, यानी कि आई स्पॉट्स होते हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट यहाँ पर ये वास करता है, वह जगह होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश वाटर होना चाहिए, वहीं पर जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बेहतर हो, यानी कि साफ और ऑक्सीजन रिच पानी में रहना ये पसंद करता है। और आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि वह केवल लेक हो, ये पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, और यह पुणे के आसपास ही पाया जाता है। आपको बता दें कि इसके पास एक शानदार रीजनरेशन प्रोसेस की प्रक्रिया करने की एक अपनी काबिलियत है, यानी कि यह रीजनरेट कर सकता है। अगर आप इसको किसी भी टुकड़े में बांट देंगे, एक छोटा से छोटा टुकड़ा भी इसका कर देंगे, तो वो वापस से रीजनरेट कर लेता है। वहीं अगर इसके डाइट की बात करें तो डाइट में यह छोटे एक्वेटिक एनिमल को खाता है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक डेबरी को भी खाता है। डेबरी यानी कि कचरा, और ऑर्गेनिक मतलब यानी जैसे फूड फेंक दिया किसी ने, तो उस तरह का कचरा को ये खाता है। आपको बता दें कि यह जो रिप्रोडक्शन है डुगेसिया पुनेसिस के द्वारा, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो 2 तरह से की जाती है। पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। आपको बताया मैंने कि इसके पास एक बेहतरीन काबिलियत है अपने आप को रीजनरेट करने का, और वह रीजनरेशन का प्रक्रिया यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है। उसमें भी यह बाइनरी फिजन मेथड का यूज़ करता है। बाइनरी फिजन यानी कि आपको बता दूं तो एक सिंपल भाषा में अगर आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा तो उसके पेरेंट सेल से वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए कि शुरुआत में ये 1 है, बाद में ये 2 बन गया, यानी कि अपने आप को रीजनरेट किया, और वह प्रक्रिया बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। वहीं अगर इसके बारे में अगर मैं और थोड़ा सा आपको जानकारी दूं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन के साथ साथ यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करता है। और डाइट के लिए यह एक शानदार एक्सटेंडेबल फॉर्नेक्स की मदद से अपने आप को एफिशिएंट फीडिंग करने के लिए काबिलियत बनाता है। एफिशिएंट फीडिंग के लिए यह जो यूज़ करता है वह है एक्सटेंडेबल फॉर्नेक्स। आप देख रहे हैं कि ये एक डुगेसिया पुनेसिस की तस्वीर है, जहां पर कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक एक्सटेंडेबल फॉर्नेक्स है। फॉर्नेक्स का हिंदी अगर बोलूँ तो इंसानी भाषा में थ्रोट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यह जीव जंतु को खींचने में यानी एफिशिएंटली ये बाहर कर लेता है, जिससे कि वो जल्दी से अपने खाने को खींच सकता है या फिर अपने बचाव के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर इसके रिसर्च के सिग्निफिकेंस को भी देखें तो रीजनरेशन और स्टेम सेल बायोलॉजी के रिसर्च में ये काफ़ी मददगार होगा। वहीं अगर डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को देखें तो वहाँ पर भी यह एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ एग्जाम के लिए आप इसके क्लास को जरूर याद रखेंगे। इसका क्लास है टर्बेलेरिया क्लास, आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपने मेरे इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है तो आप सारे सवाल कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि डुगेसिया पुनेसिस इस क्लास ऑफ एनिमल को बिलोंग करता है, तो ये है टर्बेलारिया। वहीं अगर इसकी बात करें कि प्राइमरी हैबिटेट क्या है, तो मैंने बताया फ्रेश वाटर, पॉन्ड एंड रिवर्स। अगर बात करें तो डुगेसिया पुनेसिस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय किस मेथड, तो मैंने बाइनरी फ्यूजन आपको बताया। अगर आपको ये सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछा है डुगेसिया पुनेसिस का, तो मैंने बताया इसके पास रिमार्केबल काबिलियत है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में, तो ये अपने फॉर्नेक्स को एक्सटेंड कर लेता है ताकि एफिशिएंटली फूड को ये इंजेस्ट कर सके। अगर आपके बारे में पूछा जाए कि कौन सा एरिया बेनिफिट हो रहा है डुगेसिया पुनेसिस को स्टडी करके, तो रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने हैं। आशा करते हैं दिया गया जो जानकारी है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा।
कहते हैं कि गर्मी का तोड़ एसी की ठंडक, जहाँ पसीने की लड़ाई खत्म वहीं आराम की शुरुआत। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि एसी यानी एयर कंडीशनर का सही तापमान सेट करने के पीछे का साइंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एसी का टेम्परेचर सही तरीके से सेट करना न सिर्फ कंफर्ट के लिए ज़रूरी है, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट पर असर को कम करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह अब न्यूज़ में है तो आपको अब इससे संबंधित पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल को। बता दें कि ह्यूमन बॉडी और कंफर्ट जोन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम एसी का तापमान बहुत स्लो सेट करते हैं, जैसे 16 और 18 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जिससे फटीग हो सकता है। स्टडीज़ की माने तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस एक कंफर्टेबल और एफिशिएंट रेंज है, जो नेचुरल बॉडी टेम्परेचर के करीब होती है और हेल्थ फ्रेंडली है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी, यानी जब एसी का तापमान लो सेट होता है तो कंप्रेसर ज़्यादा काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE का कहना है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी ऑपरेट करना एनर्जी एफिशिएंट है और बिल कम आता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 6% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। आपको बता दें कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखें तो ज़्यादा लो टेम्परेचर सेट करने पर एसी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही तापमान पर चलाकर हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपका किया हुआ एक योगदान हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि एसी को हमेशा 24 से 27 के रेंज में रखें। वहीं अगर थर्मल कंफर्ट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की बात करें तो एसी का काम सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ह्यूमिडिटी को भी रेगुलेट करना होता है। हाई ह्यूमिडिटी अगर 75% से ज़्यादा है, उसमें टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर रखना आइडियल होता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल और इफ़ेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर हीट एक्सचेंज प्रक्रिया को देखें एसी में, तो एसी का कंप्रेसर हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर रिलीज करता है। लो टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज प्रोसेस इनएफिशिएंट होती है। वहीं एसी में लगने वाले साइकोमेट्रिक के भी बेसिक्स के बारे में आपको बता दूं कि ये वह साइंस है जहां पर ह्यूमिडिटी और एयर प्रॉपर्टीज़ को बैलेंस करने और मेंटेन करने की जो एसी के फंक्शन का बेस है। अगर गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशन दिया है, आइए वो भी अब जान लेते हैं न्यूज़ में क्या है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पावर और BEE ने 24 डिग्री सेल्सियस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग रिकमेंड किया है एनर्जी सेविंग और सस्टेनेबल कूलिंग के लिए। अगर कंक्लूजन पर आए तो एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री पर रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बेहतर है, वहीं लॉन्ग टर्म हेल्थ और कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए भी बेनिफिशियल है। यह टॉपिक आपके इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजी से है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर समझ में आ गई है तो आप अपने आप को जांच भी सकते हैं। आपसे पूछा गया है पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर एयर कंडीशनर टू इंश्योर एनर्जी एफिशिएंसी। तो मैंने अभी आपको बताया 24 डिग्री सेल्सियस। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि by increasing the AC temperature by 1 degree Celsius approximately how much energy saving can be achieved। तो मैंने बताया कि अगर AC टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो आप 6% की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को बचा सकते हैं, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6%। अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज, तो मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच साइंटिफिक प्रिंसिपल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलिंग एफर्ट ऑफ एयर कंडीशनर। तो अभी मैंने बताया कि हीट एक्सचेंजर, एयर कंडीशनर जो वर्क करता है वो हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ पर इंडोर से हीट इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके बाहर की ओर धक्का देता है, यानी कि हीट एक्सचेंज की प्रक्रिया इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एयर कंडीशनर फंक्शनिंग। तो मैंने सबसे आखिर में आपको समझाया कि उसे कहते हैं साइकोमेट्री। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर विच मिनिस्ट्री इन इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द डिफॉल्ट एयर कंडीशनर टेम्परेचर सेटिंग। तो आपको बता दें कि यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उनका नाम है
मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे। वहीं अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसका स्थापना आपको भी याद रखना पड़ेगा 1 मार्च 2002। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और वहीं इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये आपको अब याद रखना पड़ेगा। यह एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपन व्हेन द एयर कंडीशनर टेम्परेचर इज सेट वेरी लो लाइक 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ जाएगा। वहीं आखिरी के सवालों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज मिनिमाइज्ड बाय सेटिंग द एसी टेम्परेचर टू 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने अभी बताया कार्बन फुटप्रिंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एयर कंडीशनर कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना और हीट एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी लिंक्ड टू द सेटिंग द राइट एसी टेम्परेचर इन होम्स एंड ऑफिसेस। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि अगर आप एसी को राइट टेम्परेचर पे सेट करते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को ऑप्टिमाइज करते हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो। मौत से पहले ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, क्योंकि सांसों की गिनती से नहीं, इन की कीमत से ज़िंदगी बनती है। एयर इंडिया क्रैश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा जो हादसा विमान का हुआ है। कैप्टन ने क्रैश से 1 मिनट पहले कहा मेडे, यानी मेडे कॉल का मतलब समझ लेते हैं। मेडे एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल होता है जो पायलट तब यूज़ करते हैं जब फ्लाइट में सीरियस प्रॉब्लम हो और उन्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है। ये सिग्नल इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल्स के तहत दिया जाता है। आइए जानते हैं कि दरअसल इसमें हुआ गया था। एक एयर इंडिया फ्लाइट के कैप्टन ने क्रैश होने के सिर्फ 1 मिनट पहले मेडे कॉल किया था, जिसका मतलब था कि फ्लाइट एक इमरजेंसी सिचुएशन में थी। अथॉरिटीज़ का कहना है कि कैप्टन ने कंट्रोल टावर को बताया कि फ़्लाइट में टेक्निकल इश्यूज या सीरियस प्रॉब्लम है, पर इमरजेंसी रिस्पांस काफ़ी लेट हो गया या इनएडिक्वेट था। को बता दें कि क्रैश होने के पॉसिबल रीजंस में टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के इंजन या नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर वेदर कंडीशन के हिसाब से देखें तो स्टॉर्म या पुअर विजिबिलिटी काफ़ी बार क्रैशेस का रीज़न होता है। वहीं पायलट के एरर से भी यह हो सकता है, यानी लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम ह्यूमन एरर भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन गैप की बात करें, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से डिले हो सकता है। आपको बता दें कि इमरजेंसी रिस्पांस मे डे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और ग्राउंड कंट्रोल की एफिशिएंसी को एनालाइज करना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से क्रैश के एग्जैक्ट कॉज का पता चलेगा। आपको बता दें कि एविएशन सेफ्टी से हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि अभी हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, पायलट की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए और रेस्क्यू रेडीनेस हमेशा तैयार होना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो क्रैश से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। आपको बता दें कि किंजारापू राम मोहन नायडू हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं। आइए जानते हैं अंटार्कटिक सी आइस श्रिंक होने के कारण एम्पेरर पेंगुइन्स पर खतरे में ज़्यादातर है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका का आइस यानी सी आइस रैपिड श्रिंक हो रहा है, जो न सिर्फ क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर है बल्कि आइकॉनिक स्पीसीज जैसे कि एम्पेरर पेंगुइन्स के लिए भी एक सीरियस खतरा भी है। आपको बता दें कि खतरों में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इनके हैबिटेट डिफेंडेंसी का। एम्पेरर पेंगुइन्स का जीवन सी आइस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर इनके प्रजनन यानी ब्रीडिंग की बात करें तो सी आइस पर ही ये अपने एग्स को इनक्यूबेट करते हैं। अगर सी आइस मेल्ट हो जाता है तो उनका ब्रीडिंग साइकिल डिसरप्ट हो सकता है। वहीं अगर इनके फीडिंग की बात करें तो क्रिल फिश और स्क्विड पर डिपेंड होते हैं, जो सी आइस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर बता दें कि सी आइस लॉस हुआ तो इसका इम्पैक्ट होगा कि सी आइस के श्रिंक होने से ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड दोनों कम हो रहे हैं, उनका सर्वाइवल रेट और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। आइए जानते हैं कि यह
सी आइस श्रिंक क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला अगर जेन्युइन रीजन जाने तो क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर रीजन में टेम्परेचर्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। आइस शीट्स और ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट ज़्यादा हो गया है। अगर ओशियन सर्कुलेशन और कटाबैटिक विंड की बात करें तो उसमें चेंजेज सी आइस की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहीं ग्रीन हाउस गैसेज और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है। आपको बता दें कि अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस क्रिल और अदर मराइन स्पीसीज को भी इम्पैक्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन, यानी स्टडीज के मुताबिक अगर सी आइस श्रिंक होता रहा तो 2100 तक एम्पेरर पेंगुइन्स के 98% कॉलोनीज इंडेंजर्ड हो सकते हैं। मेल्टिंग सी आइस उनके एक के सर्वाइवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सी आइस के डिसअपीयरेंस से क्रिल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जो पेंगुइन के प्राइमरी फूड सोर्स है। पेंगुइन्स को सफर रीजन में माइग्रेट करना पड़ता है, जो उनके सर्वाइवल के लिए चैलेंजिंग है। अगर ग्लोबली देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट और क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर की ओर यह एक संकेत है। एम्पेरर पेंगुइन अंटार्कटिक इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। उनका एक्सटेंशन पूरी फूड वेब को इम्पैक्ट करेगा। वहीं सी आइस का श्रिंक होना और पेंगुइन्स का इंडेंजर्ड होना क्लाइमेट चेंज के विजिबल इम्पैक्ट को दिखाता है। अगर इसके सॉल्यूशंस की ओर जाएं तो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव करना बहुत ही जरूरी है। वहीं फॉसिल फ्यूल इमिशंस को ड्रास्टिकली कम करना होगा। वहीं एंटार्कटिक मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज को एक्सपेंड करना चाहिए और पेंगुइन और आइस सी डायनेमिक्स पर फोकस्ड रिसर्च जरूरी है। हम यहाँ सैटेलाइट की भी मदद ले सकते हैं, जिससे सैटेलाइट इमेजनरी और एआई टूल का यूज मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। क्रिल फिशिंग और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करना है, ताकि इन जानवरों और जीवों को बचाया जा सके। अगर पूरी डिटेल को 2 लाइन में समझना चाहें तो अंटार्कटिक सी आइस श्रिंकेज एम्पेरर पेंगुइन के लिए सिर्फ एक इकोलॉजिकल इशू नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस नहीं किया तो ये आइकॉनिक स्पीसीज हमारे साथ एक्सटिंक्ट हो सकती है। कंजर्वेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन इस वक्त जरूरी है। अगर आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और आपको अपने आप को टेस्ट करने का समय है। आपसे पूछा गया है पहला सवाल कि व्हाई इज द अंटार्कटिक सी क्रूशियल फॉर द एम्पेरर पेंगुइन। तो मैंने बताया कि इसका कारण है इट एक्ट्स एज देयर ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड। बता दें आपको दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द श्रिंकेज ऑफ अंटार्कटिक सी आइस। तो आप आंख बंद करके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज लगा सकते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि इफ द करेंट रेट ऑफ सी आइस लॉस कंटिन्यूज व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्पेरर पेंगुइन कॉलोनीज कुड बिकम इंडेंजर्ड बाई 2100। तो मैंने बताया आपको 9800, स्टडीज कहती है कि 98% पेंगुइन की जो कॉलोनीज है वो इंडेंजरमेंट की ओर चली जाएगी। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंटार्कटिक सी आइस लॉस फॉर एम्पेरर पेंगुइन। तो यहाँ पर सील्स की जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है, यानी कि यही इस सवाल का डायरेक्ट आंसर होगा। यानी ब्रीडिंग साइट का लॉस का खतरा है, क्रिल पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है और माइग्रेशन भी पेंगुइन्स के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर फूड। तो मैंने बताया क्रिल के बारे में आपको। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ग्लोबल एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इंक्लूडिंग द पोलर आइस मेल्ट। तो पेरिस एग्रीमेंट। व्हाट रोल डू एम्पेरर पेंगुइन प्ले इन द अंटार्कटिक इकोसिस्टम, यानी कि अंटार्कटिक इकोसिस्टम में पेंगुइन का क्या योगदान है। तो यह आपके की स्टोन स्पीसीज हैं फूड वेब के हिसाब से। अगला सवाल देखें तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए अंटार्कटिक इकोसिस्टम और सी आइस को। तो उसका नाम है IPCC, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वहीं आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाट कंजर्वेशन मेजर्स कैन प्रोटेक्ट एम्पेरर पेंगुइन फ्रॉम हैबिटेट लॉस। तो मैंने बताया कि एस्टैब्लिशिंग मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज। आपसे आखिरी सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द श्रिंकेज ऑफ अंटार्कटिक सी आइस कंसिडर्ड अ ग्लोबल इशू। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि इट काउजेज सी लेवल राइज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। खून देना जिंदगी बचाने की ताकत है और जिंदगी बचाना इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है।
यह WHO के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। आप इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है इस वर्ष के लिए। आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका काम है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को इशू करना। साथ साथ इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं अगर इसका फाउंडेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आपको बता दें कि इसके हेड हैं टेड्रोस अडेनम घेब्रियस। आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही होगी, यही वो महान शख्स है जिसने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था। इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इनका नाम आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। आपको बता दें कि जून से इम्पोर्टेंट डेज जो आपको याद करना है, आपको 30 दिन याद नहीं करना है, आपको मुख्यतः 4 जून में डेट को याद करना है। पहला है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, वहीं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 17 जून को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस साल की थीम मैंने बताया है प्लास्टिक के ऊपर है, आप बताएंगे कि इस वर्ष की थीम क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए। आइए जान लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपको पता होगा कि मुख्यतः जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 ही होते हैं। अब उनसे बनने वाले जो ब्लड ग्रुप हैं वो हैं AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। 5 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं आपके पास, जिनमें से 3 जो है बाकी 2 मिला के बनते हैं। आइए जानते हैं A+ के बारे में। तो इसका आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीजन क्या होता है, तो आपको याद रखना है A। वहीं एंटीबॉडी B बनाता है ये। यह किसको किसको डिनोट कर सकते हैं, ये तो शायद नहीं ही पूछा जाए इस सवाल के बारे में, तो फिर भी आप जान लीजिए कि यह डोनेट कर सकते हैं A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को। वहीं यह रिसीव कर सकते हैं A पॉजिटिव से, A नेगेटिव से, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से। अगर A नेगेटिव की बात करें तो इनके पास जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो A होता है, वहीं एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है वो होता है एंटीजन B। आपको बता दें कि ये डोनेट कर सकते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को। वहीं ये रिसीव कर सकते हैं केवल O नेगेटिव से और A नेगेटिव से। आपको बता दें कि B पॉजिटिव में एंटीजन B होता है और एंटीबॉडी A होता है। यह डोनेट कर सकते हैं B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को। वहीं ये ले सकते हैं B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव से। अगर B नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर भी एंटीजन B है और एंटीबॉडी A है। अगर ये इनको बात करें कि ये किसको किसको दे सकते हैं ब्लड, तो ये है B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। वहीं ये रिसीव कर सकते हैं B नेगेटिव और O नेगेटिव से। AB पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन है A और B और एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि AB पॉजिटिव का एंटीबॉडी बताइए, तो आपका जवाब होगा नन ऑफ दीज। वहीं ये डोनेट कर सकते हैं केवल AB पॉजिटिव को और ये रिसीव कर सकते हैं सभी ब्लड ग्रुप से, यानी कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। ये भी सवाल आपसे कई प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको बता दें कि AB नेगेटिव के एंटीजन है A और B, वहीं एंटीबॉडी जो है केवल रिसस फैक्टर होता है। वहीं ये डोनेट कर सकते हैं AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को और रिसीव कर सकते हैं AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव और O नेगेटिव से। अगर O पॉजिटिव की बात करें तो O पॉजिटिव का एंटीजन केवल RH होता है, यानी रिसस। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होता है। वहीं ये डोनेट कर सकते हैं O पॉजिटिव को, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को। वहीं ले सकते हैं केवल O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। O नेगेटिव की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ये है O नेगेटिव। वहीं यहाँ भी पूछा जाता है कि इनका एंटीजन का नाम बताइए, तो कोई नहीं, यहाँ कोई एंटीजन नहीं होता। वहीं एंटीबॉडी की बात करें तो A और B होता है। साथ ही साथ यह केवल और केवल O नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मेरे द्वारा दी गई इस करंट अफेयर की जानकारी भी आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे, कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पर एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपको बता दें कि यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव होता है जो सारे ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है। वहीं AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जो सभी से ब्लड ले सकता है। आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप जो A एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी B होता है, वहीं B एंटीजन के साथ एंटीबॉडी A होता है। आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप जो A और B एंटीजन के साथ होते हैं, AB उसका कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। वहीं ब्लड ग्रुप
जो किसी तरह का एंटीजन नहीं होता है वो होते हैं ए एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। वहीं रिसस फैक्टर यानी RH प्लस जो है रिसीव कर सकता है RH प्लस से भी और RH माइनस से भी। वहीं RH माइनस केवल डोनेट करता है RH प्लस को, और RH माइनस केवल डोनेट कर सकता है, केवल रिसीव कर सकता है RH निगेटिव से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको एग्जाम के लिए जरूर से याद रखना है। वहीं अगर हम ब्लड से होने वाले डिजीजेस की बात करें तो उनमें से सबसे प्रमुख है अनीमिया। अनीमिया लो हीमोग्लोबिन और RBC काउंट की वजह से होता है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी और जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, और यह एक क्रोनिक डिजीज में भी आता है। ल्यूकोमिया यानी कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज की वजह से होने वाले कैंसर्स को ल्यूकेमिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा गया ये सवाल है। हेमोफीलिया यह एक जेनेटिक डेफिशिएंसी है जो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। वहीं थैलेसीमिया, जिसका प्रचार आप अक्सर दूरदर्शन में देखे होंगे, जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। वहीं सिक्कल सेल अनीमिया में आपने देखा होगा कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है एक हंसुआ की तरह हो जाता है। आपको इनमें से इतनी ही याद रखनी थी, क्योंकि मलेरिया आपसे पूछा नहीं जाता। डेंगू आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन है। वहीं मलेरिया भी आपसे पूछा जाता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं इस करंट अफेयर को, जहां पर भारत को इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी हुआ है, जिसमें CBI को विदेशों में संपत्तियों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें इसके मुख्य बिंदु को, जहां पर आपको पता चलेगा कि वीजा फ्रॉड क्या है। बता दें कि वीजा फ्रॉड यानी कि फ्रांस एम्बेसी में वीजा प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए वीजा जारी हुए हैं। इसमें बिचौलिए और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। इंटरपोल ने उसी पर सिल्वर नोटिस जारी किया। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस विशेष रूप से अपराध से अर्जित संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटस का पता लगाना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। यह भारत का पहला सिल्वर नोटिस है। अगर CBI की भूमिका को देखें तो CBI इस केस की जांच कर रही है। विदेशी संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए CBI इंटरपोल और अन्य देशों की एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच भारत के इंटरपोल के साथ सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। यह भारत की साइबर और वित्तीय अपराध के खिलाफ बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं अगर CBI के महत्व को देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में CBI की भूमिका बढ़ रही है। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि मामला क्या था। आइए अब जानते हैं इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो आपको अब याद होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लॉयन में है और इनके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसीर अल रईसी। इसका फाउंडेशन 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। आपसे सवाल पूछा गया है कि किस इंडियन एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट करने गई है फ्रेंच एम्बेसी में, तो आपको बता दें कि उसका नाम है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहीं पहला सवाल को अगर देखें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरपोल सिल्वर नोटिस, तो इसका मतलब आपको दिए गए 4 ऑप्शंस में से पता होना चाहिए कि यह प्रॉपर्टीज को ट्रेस करने से संबंधित था। यानी ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने कब रिसीव किया अपना पहला इंटरपोल नोटिस, तो यह साल यानी 2025 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा है कि फ्रेंच एम्बेसी वीजा फ्रॉड केस इन्वॉल्व, यानी कि मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यह फेक डॉक्यूमेंट बनाया गया है अधिकारियों की मिली भगत से ताकि वीजा मिल सके। आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपोल नोटिस, यानी आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंटरपोल गोल्ड नोटिस नहीं जारी करता है। तो यानी कि सिल्वर नोटिस जारी होती है, रेड नोटिस और ब्लू नोटिस इंटरपोल जारी करता है। आपसे पूछा गया है आखिरी सवाल की व्हाट डज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI एम टू अचीव दिस केस, तो यह प्रॉपर्टीज को ट्रेस करेगा और जो भी एसेट्स अब्रॉड में लिंक्ड हैं फ्रॉड से उनकी जांच करेगा और उन्हें सजा दिलवाने में मदद करेगा। तो ये था इस करंट अफेयर से आपको सवाल, और मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बुजुर्ग हमारे अतीत की जड़ें और भविष्य की सीख हैं, उनका सम्मान करना संस्कारों को संजोना है। अपने करंट अफेयर को देखें तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2025 15 जून को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसका
ग्लोबल फोकस यानी थीम जो है इसका एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज थ्रू डेटा एंड एक्शन। इसको आपको याद रखना है, एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू डेटा एंड एक्शन, यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, जिसे जानकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा पर बताना जरूरी है। आपको बता दें कि विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2025 15 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। वहीं मैंने आपको इसके थीम के बारे में पहले ही बता रखा है, एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, आपको याद रखना है। आपको बता दें कि इसमें दुर्व्यवहार के बहुत सारे प्रकार हैं जो आज की जनरेशन कर रही है अपने बुजुर्गों के साथ, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक शोषण और उपेक्षा। दुनिया भर में कई बुजुर्ग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं। बुजुर्गों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करना जरूरी है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा 2011 में की गई थी। यह दिन सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों की रक्षा के लिए वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बुजुर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को देखें तो बुजुर्गों के शोषण को रोकने के लिए वैश्विक नीतियां यह बनाता है, और भारत का कानून भी है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं और हेल्थ केयर भी सरकार ध्यान रखने का कोशिश करती है। तो ये थी कुछ जानकारी, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना है कि 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसकी 2025 की थीम है एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। आगे बढ़ते हैं कुछ करंट अफेयर्स की ओर, जहां पर कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया है ईरान के विरुद्ध। आपको पता है कि हाल ही में मैंने आपको बताया है, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने वहां पर न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है, जो रशिया ने 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का फैसला किया है ईरान में, वो इसी का नतीजा है, जिस कारण से इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन लायन किससे संबंधित है या किस देश से संबंधित है या किसके खिलाफ इजराइल ने इस ऑपरेशन को चलाया, तो इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। बता दें कि इजराइल एक वेस्ट एशिया में कंट्री है जिसकी कैपिटल जेरूसलम है। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसाक हरजोग उनका नाम है, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आपसे हिब्रू के बारे में भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इजराइल की क्या है, तो वह हिब्रू है। वहीं ईरान जो है, जिसे पर्शिया भी कहा जाता है, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो कि वेस्ट एशिया में एक कंट्री है। आपको बता दें कि ईरान की कैपिटल तेहरान है, वहीं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मसूद पेजिस्कियन इनका नाम है। तो इन सब बातों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की, जहां पर कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच को और इस टाइटल को पहली बार जीता है 27 सालों के बाद, यानी 27 साल में यह पहली बार हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका ने WTC का खिताब जीत लिया है। आपको बता दें WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप। तो ये था न्यूज़। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC फाइनल जीत लिया है 2025 का। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा जाएगा कि एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में किसने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है वॉल्ट में, वुमेन्स वॉल्ट में। तो आपको बता दें कि वुमेन्स वॉल्ट में प्रणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है वो 2 लोकेशन में हो रहा है, एक सिंगापुर और एक जिशॉन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अगर मेंस और वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो जिशॉन साउथ अफ्रीका में होगा, वो उसका कंपटीशन 5 से 8 जून तक होगा। वहीं वुमेन्स का कंपटीशन 12 से 15 जून तक चल रहा है। तो ये थे आपके करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।